as we are going to be discussing about K fintech platform, I want you guys to understand कि भाई ये प्लेटफॉर्म यूज करना क्यों जरूरी है। वी हैव ऑलरेडी गिवन यू अ ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म जहां से आप सारे म्यूचुअल फंड कंपनी का एक जगह से ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, वो परचेज हो, रिडम्पशन हो, एसआईपी हो। तो ये के फिनटेक प्लेटफॉर्म यूज करना क्यों जरूरी है उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब हम कस्टमर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत ही वो टाइम सेंसिटिव होता है। टाइम सेंसिटिव का मतलब क्या है कि सपोज आज आपने मार्केट में देखा कितना बड़ा फॉल आया, फिर रिकवरी हुई। तो इसी तरीके से जब किसी दिन मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है तो आपको लगता है कि भाई आज पैसा अगर निवेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी वजह से एमएफई प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है या वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है तो आपका कस्टमर इसकी वजह से उसको फाइनेंशियल नुकसान नहीं होना चाहिए। अज्यूम आज मार्केट गिरा और आप आज परचेस करा रहे हैं, आप परचेस नहीं हुआ तो कस्टमर को जो लोअर एनईवी का फायदा मिलना था वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आपको सिर्फ एक किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 प्लेटफॉर्म आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन केस किसी वजह से आप कोई प्लेटफॉर्म ना यूज कर पाए तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से कस्टमर का ट्रांजेक्शन कर पाए। और सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हमने आपको बताया, 2 प्लेटफॉर्म्स जो आपको यूज करने चाहिए वो है आपके आरटीए के प्लेटफॉर्म्स जो कि है के फिनटेक और कैम्स के प्लेटफॉर्म। इन दोनों प्लेटफॉर्म को भी आपको यूज करना हैंड्स ऑन आना चाहिए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म से भी आप कस्टमर्स के ट्रांजेक्शन्स को इजीली करा सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली इन प्लेटफॉर्म से जो एनएवी रियलाइजेशन होती हैं वो भी काफी जल्दी होती है, क्योंकि ये जो आपके के फिनटेक के और ये जो कैम्स है ये आपके आरटीएस हैं जो आपके ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कस्टमर के ट्रांजेक्शन्स को खुद से प्रोसेस नहीं कराते। वो इन दोनों आरटीए, इनको बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स या इन दोनों कंपनियों से ट्रांजेक्शन्स कराते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हैं तो आपको ज्यादा टाइम मिलता है और एग्जीक्यूशन भी फास्टर होता है। तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से सपोज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप किसी कॉमन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या आप फिजिकल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इन तीनों केसेस में दोस्तों आपको कहां पता चलेगा कि आपके ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस हुए या नहीं हुए? सबसे पहले आपको पता चलेगा इन आरटीएस के प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि यही 2 कंपनियां हैं जो आपके ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करती हैं। तो अगर आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा तो आप आसानी से अपने ट्रांजेक्शन्स को भी मॉनिटर कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन्स कर भी पाएंगे और कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी कर पाएंगे। यहां पे आपको अपनी ब्रोकरेज भी देखने को मिलती है, आपको अपना एयूएम भी देखने को मिलता है और बहुत दूसरी फैसिलिटीज हैं जो आपको इन प्लेटफॉर्म्स में मिलती हैं। और इसीलिए आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? आप सबको मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई हमको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को क्यों यूज करना चाहिए। सबको बात क्लियर है? गुड। तो जब आपको ये बात क्लियर है दोस्तों कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आज हम आपको के फिनटेक प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करना है और उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं अगर आपका लॉगिन है तो आप लॉगिन करके बैठे ताकि हमारे साथ आप भी उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाए, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको जो है आपको गूगल में जाना है और गूगल में क्या सर्च करना है आपको? आपको गूगल में सर्च करना है के फिनटेक डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन। क्या सर्च करना है? के फिनटेक डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन। ठीक है। और जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये जो पहला सर्च का रिजल्ट आ रहा है यहीं से आपको एंटर करना। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी गलती क्या होती है दोस्तों कि हम जो है इस पहले वाले लिंक को क्लिक करते हैं। आपको समझना है कि ये पहला वाला लिंक जो है सिर्फ ये बैक ऑफिस की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए है। इससे आप अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे।
एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको ये सेकंड वाला जो लिंक है ना दोस्तों, इसको यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलती करते हैं कि हम इसको लॉगिन करते हैं और फिर हमें कुछ भी अंदर दिखता नहीं। तो मेरा आपको सजेशन होगा हमेशा ये जो सेकंड वाला जो आपको सर्च का रिजल्ट आ रहा है, इसको क्लिक करना है ताकि आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे लॉगिन करके एक बार इसको क्लिक करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए कि भाई ये कैसा दिखता है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक ऐसा ब्लू कलर का इंटरफेस बन के आता है। ठीक है, ये देखिए। अगर आप पहले वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो ये एक बैक ऑफिस का आपका इंटरफेस आता है जहां पे आपको लॉगिन करके ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी नहीं दिखेगी। तो आपको कौन सा क्लिक करना है? सेकंड वाला लिंक जो ऐसा दिखता है। अगर आपने कभी भी यहां पे लॉगिन नहीं बनाया है या कभी भी लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के लिए आपको अपनी एक यूजर आईडी बनानी है, एआरएन कोड डालना है और पासवर्ड लिखना है। प्लीज ये समझिए कि यहां पे आप लॉगिन तभी बना पाएंगे जब आप के फिनटेक द्वारा सर्विस की हुई किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ एम्पैनल होंगे, जैसे यूटीआई, निप्पॉन, एक्सिस। ये सब कंपनीज जो हैं वो के फिनटेक से सर्विस होती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के साथ एम्पैनल नहीं है तो के फिनटेक आपको उनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होने नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी न किसी कंपनी के साथ एम्पैनल होना है। एक दो दिन का टाइम देना है ताकि के फिनटेक के पास डाटा आ जाए कि भाई आप उनके सर्विस की हुई म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहां पे अपना लॉगिन बनाया। जब आप एक बार लॉगिन बना लेंगे दोस्तों तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वहां पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। लेट मी साइन अप सो दैट आई कैन शो यू। ओके, टू फैक्टर वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपको ओटीपी पूछता है जो आपके मोबाइल पे आएगा, जो आपने एमफी को दिया है। तो जो भी आपको पासवर्ड आ रहा है वो ओटीपी आया है वो आप यहाँ पे डालेंगे और फिर आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूं और ये उनका जनरल मैसेज आ गया और यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखता है। शुरू में आपका एयूएम कितना है, कितनी स्कीमों में निवेश किया है, कितने निवेशक हैं, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका जो रिपोर्ट्स हैं डाउन साइड में। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट दिखते हैं। तो यहाँ पे आप डेट वाइज, मंथ वाइज, एएमसी वाइज अपने ट्रांजेक्शन जो भी आपके एआरएन में हुए हैं वो सारे आप यहाँ पे देख पाएंगे। फिर आपका नेट एयूएम रिपोर्ट, क्लाइंट वाइज एयूएम, आपका ब्रोकरेज रिपोर्ट, इन्वेस्टर मास्टर इंफॉर्मेशन, एनएवी अगर आप चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली अभी जो केवाईसी की वजह से अपना जो है, सो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे और सारी रिपोर्ट्स भी दिखेंगी जो आपके यूजफुल होंगी। अभी सपोज आप किसी इन्वेस्टर की डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर जो है इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सारे क्लाइंट्स के जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके क्लाइंट होंगे। अगर इन क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आप चाहते हैं या इनके स्टेटमेंट्स वगैरह भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लाइंट के नाम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका एयूएम, उनका सारा रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा और यहां से आप उनको डायरेक्टली उनके ईमेल आईडी पे जो है उनकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल भेज सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट इनिशिएट इन्वेस्टमेंट है, अगर कस्टमर को और कहीं पे निवेश करना है तो यहां से आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप इनिशिएट इन्वेस्टमेंट को क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं। पहला है न्यू परचेज, जहां पे आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल मीन्स इट इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो मैं पहले डिजिटल वाला आपको दिखाता हूं। डिजिटल में आपने क्लिक किया, जब आप डिजिटल में क्लिक करते हैं तो यहां पे आप इनिशिएट करते हैं कस्टमर का ट्रांजैक्शन, कस्टमर को लिंक जाता है और वो उस लिंक को यूज करके जो है इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इट इज टेकिंग सम टाइम, वी आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर सम टाइम। अभी तक यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? कहाँ रह गया भाई?
So if you need to choose between के फिनटेक एंड कैम्स, कैम्स का जो सॉफ्टवेयर है वो के फिनटेक से मच बेटर है, मच अपडेटेड है। तो अगर आपको पास चॉइस है कि भाई मैं वहां करूं या यहां करूं, मेरा आपको सजेशन होगा कि आप के फिनटेक प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंस दें, मतलब कैम्स के प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंस दें, क्योंकि वहां पे ट्रांजेक्शन करना इजी है कंपेयर टू के फिनटेक प्लेटफॉर्म। ये कभी कभी हैंग हो जाता है, कभी ये देखिए बीच में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसे कस्टमर को अगर रिपोर्ट भेजना चाहता हूं तो जैसे मैंने कहा यहां से सेंड रिपोर्ट कर सकता हूं, और अगर ट्रांजेक्शन इनिशिएट करना है तो इनिशिएट इन्वेस्टमेंट को क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मुझे ये सारे ऑप्शंस आते हैं। न्यू परचेज जहां पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और फिजिकल प्लस डिजिटल, मतलब यहां से इनिशिएट करेंगे और उसके बाद चेक के साथ उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके आप कैम्स में के फिनटेक में जमा कराएंगे। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग एसआईपी है, एग्जिस्टिंग फोलियो में एसआईपी करना चाहते हैं, कस्टमर का ऑलरेडी फोलियो नंबर है, उसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको इसको क्लिक करना है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम हमको क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरा कस्टमर का ऑलरेडी फोलियो नंबर है लेकिन वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है, तो क्या मैं उस फोलियो में अगर एसआईपी कराऊंगा तो मुझे कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? फोलियो नंबर जो होता है दोस्तों वो एज अकाउंट नंबर होता है। मतलब जैसे आपका बैंक में अकाउंट नंबर है, वैसे ही फोलियो उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आपका एक अकाउंट नंबर है। उस अकाउंट नंबर में कितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कस्टमर निवेश कर सकता है, कितने भी स्कीम्स में कर सकता है, कितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो एसआईपी कर सकता है, लमसम कर सकता है, एसटीपी कर सकता है, एसडब्ल्यूपी कर सकता है। उस फोलियो में सारे ट्रांजेक्शन अलाउड है, कितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह अलाउ है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने कस्टमर को एक नया फोलियो दें। अगर कस्टमर का ऑलरेडी फोलियो है, उसी फोलियो में आप अपने कोड से भी कर सकते हैं, आपको कमीशन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कस्टमर का एसआईपी इनिशिएट करते हैं दोस्तों, तो आपको यह बात समझनी है कि एसआईपी तभी चालू रहेगी जब आप कस्टमर का ओटीएम मैंडेट बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि आप यहां से एसआईपी तो इनिशिएट करते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट कस्टमर जो है आपने ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर देता है, लेकिन फ्यूचर की एसआईपी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये इसलिए नहीं होती है दोस्तों क्योंकि आप लोगों ने कभी कस्टमर का ओटीएम मैंडेट नहीं बनाया। अगर कस्टमर का ओटीएम मैंडेट नहीं रहता है तो फ्यूचर में के फिनटेक कैसे उनके अकाउंट से पैसा डेबिट करेगा? ये ओटीएम मैंडेट जो है एक चेक की तरह होता है जो आप के फिनटेक के नाम पे क्रिएट करते हैं, जिसको यूज करके के फिनटेक हर महीने कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट करता है। अगर आप ओटीएम मैंडेट नहीं बनाएंगे और एसआईपी को स्टार्ट कर देंगे तो एसआईपी नहीं चलेगी, एक ही इंस्टॉलमेंट के बाद वो बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, वो कैंप्स में करना चाहते हैं, के फिनटेक में करना चाहते हैं, या किसी कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ओटीएम मैंडेट बनाना है। और ओटीएम मैंडेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, यहां पे आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं और कस्टमर जो है इसको अपने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा वैलिडेट कर सकता है। सपोज ये कस्टमर का डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया, मैं यहां से सबमिट करूंगा, कस्टमर को ईमेल जाएगा, कस्टमर को एसएमएस जाएगा, उसको क्लिक करके कस्टमर को अपना जो ई मैंडेट है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सबको यहां तक बात क्लियर है? तो यहां पे आपको समझना है, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कस्टमर का करना चाहते हैं और एसआईपी स्पेशली करना चाहते हैं, ओटीएम मैंडेट जरूर बनाएं। एडिशनल परचेज का मतलब है सेम स्कीम में और पैसा अगर निवेश करना है, रिडम्पशन का मतलब पैसे निकालने हैं, और बाकी के ट्रांजेक्शन भी आप यहां कर सकते हैं। जो और बेहतर है, अगर आपका कस्टमर एसआईपी कैंसिल करना चाहता है या वो कुछ दिनों के लिए उसको रोकना चाहता है, तो यहां से आप कर सकते हैं। अगेन, आपने अगर वो एसआईपी इनिशिएट की है तभी आप यहां से स्टॉप या पॉज कर पाएंगे। अगर वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है या डायरेक्ट है तो यहां से वो आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आपने वो एसआईपी शुरू की है तो सबसे आसान तरीका कैंसिलेशन का क्या है
यहां से जाके आप कैंसिल कर सकते हैं। एनसीटी का भी ऑप्शन दिया है, अगर आप कुछ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप एनसीटी मतलब नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, चेंज अपडेट ऑफ ईमेल एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, अपडेट आईएफएससी कोड, बैंक में अगर अकाउंट में आईएफएससी कोड चेंज हुआ है, अगर आप ग्रोथ से डिविडेंड जाना चाहते हैं, डिविडेंड से ग्रोथ जाना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। पटका डिक्लेरेशन है, मल्टीपल बैंक रजिस्ट्रेशन, एक फोलियो में आप जो है 5 बैंक अकाउंट नंबर तक दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर कस्टमर चाहता भाई पैसा मैं इस अकाउंट से डालूं लेकिन पैसे निकालते समय मेरे को दूसरे बैंक अकाउंट में चाहिए, तो आप उसका बैंक का जो डिटेल्स है वो यहां अपडेट करा सकते हैं। रिडम्पशन के समय आप दूसरे बैंक को चूज कर सकते हैं ताकि उसमें पैसा चला जाए। आप चेंज ऑफ बैंक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो दिस ऑल ट्रांजेक्शन्स यू विल बी एबल टू डू फॉर योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। अगर आपका क्लाइंट ऑलरेडी निवेशक है आपके थ्रू तो आप ये ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अभी न्यू ट्रांजेक्शन्स, अभी देखिए यहां पे जैसे अगर आपका कस्टमर कभी भी निवेश नहीं किया है तो यहां पे न्यू इन्वेस्टर लिखा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उसके बाजू में न्यू इन्वेस्टर। आप न्यू इन्वेस्टर को सर्च करेंगे और यहां पे उसका पैन नंबर सर्च करेंगे। तो लेट्स एज्यूम मैं अपना डालता हूं, देखता हूं ये आता है कि नहीं। ये देखिए, तो अभी यहां पे पूछ रहा है भाई किस तरीके का आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, न्यू परचेज प्लस एसआईपी, न्यू फोलियो, और सिर्फ ओटीएम मैंडेट बनाना चाहते हैं। तो मैं सपोज मैं न्यू परचेज करना चाहता हूं तो यहाँ पे वो मोड ऑफ होल्डिंग पूछ रहा है। आप यहाँ पे कौन से फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, ये सारे फंड्स जो हैं वो के फिनटेक द्वारा सर्विस होते हैं, मैं एक्सेस चूज कर लेता हूं। फिर यहाँ पे सारी डिटेल आपको आ जाती हैं और फिर यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। और अपना जो है जेंडर मैं सेलेक्ट कर लिया भैया, प्रोसीड। और उसके बाद ये सारा फटका वगैरह डिटेल्स भर के आप नए कस्टमर का ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए स्टेप्स दिया है, इन्वेस्टर डिटेल, फर्स्ट का डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और उसके बाद स्कीम डिटेल्स। तो नॉमिनी का नाम देंगे, फिर कौन से बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट होना है वो, और फिर आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे जो भी एक्सिस म्यूचुअल फंड में जिस स्कीम में आप निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नए कस्टमर का भी ट्रांजैक्शन यहां से न्यू ट्रांजैक्शन को क्लिक करके यहां से न्यू इन्वेस्टर पे जाके आप कर सकते हैं। नाउ अज्यूम आपने यहां पे कस्टमर का पैन सर्च किया और वो केवाईसी कंप्लाइंट नहीं है, तो क्या कहेगा, केवाईसी कीजिए। आप केवाईसी करने के लिए आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे ई केवाईसी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहां पे देख रहे हैं आप, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ई केवाईसी का यहां पे ऑप्शन दिख रहा है। यहां से आप ई केवाईसी फॉर्म को क्लिक करके कस्टमर का जो है केवाईसी कर सकते हैं। अभी देखिए केवाईसी टाइप, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ई केवाईसी, डिस्ट्रीब्यूटर ई केवाईसी का मतलब क्या है, आधार बेस्ड ओटीपी के द्वारा आप कस्टमर की केवाईसी करना चाहते हैं जहां पे कस्टमर का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। तो यहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ई केवाईसी को सेलेक्ट किया और जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में मैं निवेश कराना चाहता हूं मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। सो अज्यूम मैं ग्रो म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश कराना चाहता हूं, तो मैंने वो डाल दिया। यहां पे मैं पैन डालूंगा, उसका नाम डालूंगा, ईमेल आईडी डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा, और वो देखिए क्या कह रहा है, आपको चाहिए कस्टमर का मार्क्स ई आधार। क्या चाहिए, मास्ट ई आधार आप कस्टमर से मंगा के अपने पास सेव कर लेंगे और उसे कहेंगे कि भैया जब मैं इनिशिएट करूंगा तुम्हारे पास जो ओटीपी आएगा आप मेरे साथ शेयर कर दें ताकि मैं ये केवाईसी को कंप्लीट कर सकूं। अगर आपको नहीं पता है मास आधार कैसे डाउनलोड होता है, गूगल पे जाइए और यहां पे लिखिए डाउनलोड आधार। ठीक है, आप यहां पे डाउनलोड आधार कीजिए, जो पहला लिंक आ रहा है इसको क्लिक कीजिए और यहां पे आप देखेंगे डाउनलोड आधार का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाता है दोस्तों, यहां पे आधार नंबर आप डालेंगे। लेट्स एज्यूम मैं अपना डाल के दिखाता हूं। यहां पे आप उनका कैप्चा डालेंगे एंड देन सेंड ओटीपी।
तो कस्टमर को ओटीपी आएगा, मैं यहाँ पे ओटीपी डालूंगा और डाउनलोड करूंगा। देखिए अभी मास आधार के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप टिक करेंगे, डू यू वांट मास आधार, देखिए यहाँ पे लिखा है ना। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो जो आधार ओटीपी डालने के बाद आप डाउनलोड करते हैं वो मास आधार होता है। मास आधार का मतलब क्या है दोस्तों, ये वो आधार की पीडीएफ है जिसमें पासवर्ड डालने के बाद ही ओपन होगा। अगर आप नॉर्मल आधार डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड होता है जो कोई भी खोल सकता है, खोलेगा दिखेगा सारा डिटेल। मास आधार में वो पासवर्ड के द्वारा ही ओपन होता है जो आपके नाम और ईयर ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जब भी आप केवाईसी के लिए आधार मंगा रहे हैं तो कस्टमर को कहना है भैया मास आधार डाउनलोड करके भेजो, और मैंने आपको दिखाया कि भाई मास आधार कैसे डाउनलोड होता है। सबको ये बात क्लियर है? तो मास आधार मंगाएंगे और फिर आप कहेंगे भैया कस्टमर मुझे अपना ओटीपी दे देना, आप तो मैं आपका केवाईसी घर बैठे बैठे यहां से कर सकता हूं। सो दिस इज द वन वे। ठीक है, द अदर वे इज कस्टमर कहता है नहीं नहीं भाई मैं अपना आधार, मैं अपना ओटीपी नहीं दूंगा, मैं अपना आधार नहीं दूंगा। तो ये ऑनलाइन आईपीवी विद ई साइन वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। यहां पे आप कोई भी एमसी को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहां पे डिटेल डालेंगे और ये प्रोसेस फॉलो करना है। This process will send an email to your client for completing the KYC process. Your client has to upload relevant documents and record a video of self by showing the documents. बहुत बार होता है कि कस्टमर के आधार में मोबाइल नंबर गलत होता है, ओटीपी नहीं आता है, उस केस में भी आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, जहां पे क्लाइंट को अपना पैन तो कंपलसरी है वो अपलोड करना ही है, एड्रेस में आधार की जगह पे वो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है, वो जो है आपका क्या कहते हैं इलेक्शन कार्ड दे सकता है, गैस का बिल दे सकता है, वो सारी चीजों का फोटो वो अपलोड कर सकता है, और कैमरे के सामने बैठ के उसको अपने आप को वो डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, और उसको जो है वेरिफिकेशन के बाद उसकी केवाईसी हो जाती है। जब ये ऑनलाइन आप आईपीवी के द्वारा आप केवाईसी करते हैं, इसके वेरिफिकेशन में ज्यादा टाइम लगता है, इसके वेरिफिकेशन में आपको 1 हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप आधार बेस्ड जो हमने आपको दिखाया था यहां पे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ए केवाईसी का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी केवाईसी जो है इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है और आप इमीडिएटली कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। ठीक है, सो ये जो तरीके हैं इससे आप जो है कस्टमर के जो ट्रांजैक्शंस हैं इमीडिएटली इनिशिएट कर पाएंगे। सिस्टम सिर्फ जरूरी नहीं है, आप जो है मोबाइल से भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। गूगल में सर्च कीजिए के फिनटेक डिस्ट्रीब्यूटर ऐप, आप गूगल करें अपने प्ले स्टोर में, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो के फिनटेक डिस्ट्रीब्यूटर ऐप को सर्च करके डाउनलोड कीजिए। तो देखिए अगर आप देखना चाहेंगे भाई के फिनटेक से कौन कौन सी कंपनी में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो यहां पे एएमसी को ड्रॉप डाउन कीजिए, यहां देखिए ये सारी कंपनियां, एक्सिस, बजाज, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, कैनरा, एडेलवाइस, ग्रो, इन्वेस्को, आईटी, ये सारी कंपनियों में आप जो है ट्रांजेक्शन करना है तो आपको के फिनटेक का प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों वो ये है कि यहां पे आप जो है देखेंगे दोस्तों कि यहां पे अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो यहां से आप जो है इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहां पे कस्टमर सपोर्ट को क्लिक कीजिए, क्वेरी ऑप्शंस में आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और आप जो है यहां पे डाल दीजिए और वो आपको ईमेल के द्वारा आपको संपर्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है आप जो है कस्टमर के ट्रांजेक्शन अपने जो भी क्वेरी है, जैसे किसी ने कहा भाई मेरा एयूएम सही से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप उसको रेज कीजिए, वो आपका रेक्टिफिकेशन करेंगे या आपको रिप्लाई करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, जो लास्ट पीस मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है दोस्तों कि जो कैम्स और के फिनटेक के प्लेटफॉर्म्स हैं, के फिनटेक में म्यूचुअल फंड के अलावा आप एनपीएस को भी प्रमोट कर सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इग्नोर करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम,
ये स्कीम जो है वो म्यूचुअल फंड नहीं है, लेकिन अब आप एनपीएस बेच के भी कमीशन कमा सकते हैं। और एनपीएस को बेचने के लिए आपको पहले यहां पे इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होना पड़ता है। कैसे करेंगे दोस्तों? यहां देखिए, एनपीएस को क्लिक कीजिए और एनपीएस अबाउट एनपीएस को क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए वो बता रहे हैं कि आपको कितना कमीशन मिलेगा। अगर आप 1 से 50 अकाउंट खोलते हैं एनपीएस में तो हर एक अकाउंट पे 240 रुपए मिलेगा और हर ट्रांजैक्शन का 60% कमीशन आपको मिलेगा। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टर है, अगर वो 100 रुपए ट्रांजैक्शन चार्जेस दे रहा है तो 60 रुपए आपको मिलेंगे। 6,000 से कम का ट्रांजैक्शन है तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको 18 रुपए कटते हैं, 18 रुपए मिलेंगे। 51 to 100 ट्रांजेक्शन होंगे तो 21 रुपए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 6,000 से 50 लाख तक का ट्रांजेक्शन है तो आपको 30 पैसे का कमीशन मिल रहा है। आप जो है, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका एआरएन है तो आप एनपीएस को भी प्रमोट कर सकते हैं और कमीशन कमा सकते हैं, जो 99% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करते हैं। एनपीएस से आपका कस्टमर को एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग होती है। इसको आप एज ए लीड जनरेशन टूल यूज कीजिए। कैसे करते हैं? आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट एनपीएस को क्लिक कीजिए और अपने आप को यहां पे रजिस्टर कीजिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, उन्होंने मुझे लिंक दे रखा है। इस लिंक से मैं अपने कस्टमर्स का अकाउंट खुलवाऊंगा और इस लिंक से उसका इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। तो ये लिंक को मैं देता हूं और मेरा कस्टमर अपना एनपीएस अकाउंट खोलता है या मैं उसको हेल्प करता हूं, और फ्यूचर में जब भी वो एनपीएस में अपना निवेश करना चाहता है तो ये लिंक मैं उसको देता हूं, जिससे वो निवेश करता है और मुझे हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन आता है, जो यहां पे दिख रहा है। अकाउंट खोलने पे ये कमीशन है या और इन्वेस्टमेंट करने पे ये कमीशन है। तो इसको आप इग्नोर ना करें, ये बहुत ही अच्छा तरीका है कमीशन कमाने का। मोर इंपॉर्टेंटली ये आपके लिए एक लीड जनरेशन टूल है। जो भी सर। कस्टमर आपका जो है जो भी कस्टमर आपका जो है एक्स्ट्रा टैक्स बचाना चाहता है 1.5 लाख के अलावा, वो एनपीएस में 50,000 तक टैक्स बचा सकता है। तो आप अपने आप को एनपीएस पे जरूर रजिस्टर करें, फ्री है, कोई इसमें पैसा नहीं लगना है। और अपना जो है अकाउंट खोल लें एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि आप दूसरों का एनपीएस में अकाउंट बनवा सकें।